हेलो। वेलकम टू ज्ञानवाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है हायर एजुकेशन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, छंद क्या होता है तो इसके बारे में देखते हैं। और एग्जाम में हायर एजुकेशन में नेट सेट और पीजीटी टीजीटी में छंद के बारे में उसका मतलब डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि वो दोहा दे दिया जाता है और उसमें दिया जाता है कि ये दोहा छंद में है, इसमें कितनी मात्राएं लगती है, कितने वर्ण हैं, तो ये सब। और वर्ण की गणना के बारे में भी पूछ दिया जाता है। तो इसके बारे में लघु और दीर्घ वर्ण इस होता है। छंद के प्रकार होते हैं, पाद, चरण और सोरठा, इस ये सब होते हैं। तो फिर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या है छंद। तो छंद में जैसे कि देखिए कि एक इसमें छंद में गण और लगाने का एक सूत्र होता है। तो उसको भी हम देखेंगे बुक में डिटेल से। तो देखिए, हिंदी साहित्य कोश में हिंदी साहित्य के कोश के अनुसार अक्षर की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना होती है। तो क्या है कि हिंदी साहित्य में कोश के अनुसार अक्षर और अक्षरों की संख्या। अब जैसे कि एक अक्षर लिखा जाता है, जैसे कि एक तात्पर्य है, ये अक्षर है, तो इसमें संख्या गिना जाता है। तो ये क्रम, मात्रा, अब इसकी कैसी मात्रा की गणना की जाती है, यति, गति आदि से संबंधित है। तो विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। अब विशिष्ट नियम से नियोजित होती है ये, कि ये मतलब ये सीधा सीधा नहीं होता है, एक इसमें नियम लगा रहता है, विशिष्ट नियम। जैसे कि तात्पर्य है कि जिस काव्य में वर्ण और मात्रा की गणना, यति, विराम एवं गति का नियम या चरणांत में समता हो, उसे छंद कहते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जिस काव्य में वर्ण, मात्रा, गणना, यति, विराम। अब यति विराम क्या होता है, जहाँ रुकते हैं विराम, जैसे पूर्ण विराम हुआ, कॉमा हुआ, ये यति विराम होता है। तो नियम चरणांत में समाप्त होता, समता हो, उसे छंद कहते हैं। तो छंद के तत्व देखते हैं कि फिर आगे उदाहरण से समझेंगे। छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंदों के विराम तत्वों में विषय में छंदों के विषय में विभिन्न तत्वों के विषय में जानना परम आवश्यक है। छंदों के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। वर्ण, क्या होता है, पहले वर्ण से शुरू होता है, छंद बनते हैं कैसे, क्योंकि वर्ण से ही अक्षर बनता है। तो मुख से निकलने वाली ध्वनि जो सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाती है। जैसे मुख से निकलने वाली जो भी ध्वनि होती है तो वही तो वर्ण होता है। जैसे एक अक्षर, तो जैसे कि या आ, तो ये वर्ण नहीं तो है, सूचित करने के लिए निश्चित किया जाता है, तो चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। तो हर्ष में लघु आता है, जैसे कि हर्ष को क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी की मात्रा, जैसे बोलते हैं कि हर्ष क्या हो गया, ये छोटी की मात्रा, और दीर्घ क्या हो गया, बड़ी की मात्रा। तो हर्ष में तो ये हो गया, और दीर्घ ये हो गया, दर की मात्रा। तो ये है, तो इसको लघु बोला जाता है, इसको लघु बोला जाता है। जैसे कि ये दीर्घ, ये छोटी की मात्रा है तो इसको लघु बोलेंगे। और ये बड़ी की मात्रा है तो ये दीर्घ मानेंगे, तो इसको गुरु मानते हैं। दीर्घ को क्या बोलते हैं, लघु और गुरु। तो इसको लघु मानेंगे और ये दीर्घ को गुरु मानेंगे, इसको गुरु मानेंगे। और ये हर्ष को हर्ष को लघु मानेंगे, हर्ष को लघु मानेंगे, इस प्रकार से है। तो देखिए, हर्ष और लघु, तो ये वर्ण में मात्रा की गणना होती है कि प्रमुख इकाइयां हैं। लघु वर्ण की एक मात्रिक होता है, यथा
जैसे कि लघु वर्ण में क्या एक मात्रा होता है, जैसे कि अ ई उ। तो देखो छोटी मात्रा वाली है ना शब्द, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अ आ ई छोटी ई की मात्रा, उ तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा नहीं है, छोटा उ है। क की में भी हर्षी ई है, और कु तो ये भी छोटी मात्रा है, तो लघु चिन्ह हुआ। तो जिसमें ये छोटी मात्राएं आएगी तो वो लघु चिन्ह हो जाएगा। और दो लघु वर्ण मिलाकर एक गुरु बनता है। यदि दो लघु वर्ण हो गया साथ में तो एक गुरु बन जाएगा। जैसे कि मतलब कि हर्ष जैसे कि हर्ष ई और कु हो जाएगा, की और कु हो जाएगा, तो ये गुरु बन जाएगा। तो गुरु में ऐसा संबोधन होता है। फिर देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। संयुक्ताक्षर हर्षो ये हो गया, बराबर मानते हैं। तो संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होते हैं। और जो कोई जैसे चंद्र बिंदु, जैसे चंद्र है तो इसमें संयुक्त अक्षर है, तो बिंदु वाले वर्ण में लघु मात्रा हो जाएगी। तो यथा हंसना फंसना आदि में हाँ हाँ फ ये है, तो ये लघु मात्रा होगी। संयुक्ताक्षर हर्ष हर्ष मात्राओं से संयुक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं। अब हर्ष में एक तो देखिए संयुक्ताक्षर में लघु होगा, फिर हर्ष मात्रा के संयुक्त में जैसे की कु आदि है तो इसमें हर्ष होगा। और हलंत व्यंजन की लघु मान लीजिए, हलंत व्यंजन भी लघु मान किए जाते हैं। जैसे कि अहम हलंत, जैसे कि ये है ना अहम, अहम में हलंत है। और स्वयं तो ये भी, इसमें भी हलंत है, माँ माँ में हलंत है, तो हलंत में क्या लघु माना जाता है। अब देखिए संयुक्ताक्षर हो तो भी लघु माना जाएगा। लघु तो लघु चिन्ह क्या होता है, तो लघु चिन्ह अभी आगे और देखेंगे। तो लघु में एक लगता है और गुरु में ये एस लगता है। लघु में आई लगता है और इसमें एस लगता है। तो फिर और आगे डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम थोड़ी सी जानकारी पहले से दे दिया है। अब देखिए आगे है, हर्षो मात्रा से सभी वर्ण की लघु ही होते हैं। जैसे कु आदि हलंत, हलंत जहाँ आएगा ये ध्यान रखना है, लघु लघु में ये मात्राएं आएगी। जैसे लघु में ये आई वाली मात्रा आएगी, एक लाइन वाली। और दीर्घ में क्या है, दीर्घ वर्ण हर्ष व लघु की तुलना में दोगुनी मात्रा हो जाती है दीर्घ। अब जैसे कि इसको एक एक से ही उच्चारित किया जाएगा, ये वन लाइन है तो इसको एक ही माना जाएगा। और ये लघु ये है दो, ये एस को दो माना जाएगा। ये इसको दो गिना जाएगा, गिनने में एक होगा लघु तो एक माना जाएगा, और ये गुरु हो जाएगा तो दो अंक हो जाएगा। ये गिनने की काउंटिंग में, गणना में तो चिन्ह मात्रा होगी। देखिए इस प्रकार, जैसे लघु में एक एक होगा, जैसे ये मात्रा रहेगी तो एक गणना होगी, और एस होगा तो दो होगा, तो ये दीर्घ में एस आएगा। और लघु जहां भी होगा तो वहां एक का ही मतलब वो होगा। और फिर देखते हैं एस चिन्ह। तो ये एस तो भी कहा नहीं जाएगा, इस उस आकार से है। तो ये चिन्ह मात्रिक छंद को की में मात्रा की गणना से संबंधित दीर्घ वर्ण संबंधी नियम है। संयुक्ताक्षर से पूर्व लघु वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे कि संयुक्ताक्षर से पहले जो होगा, तो फिर हम उदाहरण से अच्छे से स्पष्ट से समझेंगे। पहले देख लेते हैं क्या है। तो यदि उन पर भार पड़ता है तो जैसे दुष्ट अक्षर में दू और आ, तो यदि संयुक्ताक्षर से नया शब्द प्रारंभ हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव अपने अपूर्व पद के लिए बनता है। तो उसका प्रभाव हम देखे जब ये अभी थोड़ा सा ये परिभाषा समझाने का देख लेते हैं, फिर ना पूरी पूरी तरह पूर्णतः स्पष्ट वो उदाहरण से होगा। तो ये देखिए संयुक्ताक्षर नया शब्द प्रारंभ होते हैं, अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव पूर्व शब्द लघु वर्ण नहीं पड़ता। जैसे को भ्रष्ट है तो ह लघु ही है, ह तो लघु ही है, लेकिन विसर्ग
अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे कि कंत, आनंद में तो अनुस्वार जहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा तो वहाँ अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होंगे। जहाँ पे ये कत आ जाएगा, मतलब जहाँ बिंदी आ जाएगा, अंग की मात्रा अनुस्वार हो जाएगा, तो वहां पर लगेंगे दीर्घ वर्ण लगेंगे। जैसे कि अंक अंक आ जाएगा तो यहाँ पे दीर्घ वर्ण लग जाएंगे। ये एस, ऐसे पूर्व में वाले तो दो उच्चारण हो जाएगा। तो अब देखिए और भी और उदाहरण से देखेंगे। विसर्ग वाले वर्ण दीर्घ वर्ण वाले हो जाते हैं, जैसे कि दुख, विसर्ग। अब जैसे दुख विसर्ग आ रहा है, दुख में विसर्ग आ रहा है, दुख दुख जैसे लिखा गया है तो विसर्ग आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण में ऐसा आता है तो इसमें भी आएगा, ऐसा आएगा। तो दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं, जैसे कौन, काम जैसे आदि। और उनका उच्चारण लघु की तरह किया जाता है, तो उन्हें लघु की गणना माना जाएगा। जैसे कि कहेऊ में है, तो वास्तव में उच्चारण की दृष्टि से तो किसी वर्ण को दीर्घ मानने का आधार है। तो वास्तव में उच्चारण ही है किसी को वर्ण को दीर्घ मानने का। तो जैसे कि कहेयू, तो ये तो छोटी मात्रा है और हे भी छोटी है, लेकिन लघु उच्चारण में तो लघु आ रहा है, तो वास्तव में उच्चारण किसी वर्ण की दीर्घ मानने का आधार है। कभी कभी चरण के अंत में लघु वर्ण भी विकल्पतः दीर्घ माना जाता है, जैसे कि लीला तुम्हारी अति विचित्र है। तो लीला तुम्हारी अति विचित्र है, तो इसमें देखिए दीर्घ मात्रा है और आ की मात्रा है, तो दोनों तो दीर्घ हो गया। तो तुम्हारी, तो तुम में क्या आएगा, ये अति ही विचित्र में त्र दीर्घ है। ये देखिए ये दोनों दोनों तो ये मात्रा होगी। तो वो अब बुक में तो लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि लीला तुम्हारी विचित्र है, लीला तुम्हारी। एक बार हम समझ लेते हैं, फिर उदाहरण से समझेंगे अच्छे से। तो देखिए ये है, इतना दीर्घ हो जाता है तो यहाँ तक का है, इतना मात्रा दीर्घ हो जाता है। अब शुभाक्षर, शुभाक्षर में क्या है, 15 है शुभाक्षर। तो कैसे शुभाक्षर में 15 गिनेंगे, 15 है शुभाक्षर 15 है। तो देखिए क ख ग घ ये शुभाक्षर कहा जाता है, ये 15 है। तीन, 3 6 3 9 3 12 3 15, ये शुभाक्षर कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम में शुभाक्षर मात्राएं वो कौन सी होती है वर्ण, तो ये देखना क ख ग, क ख ग छ द ह ख छ त, तो ये अच्छा सुखर अक्षर देते हैं, अक्षरों को कोई के आधार में नहीं रखना चाहिए। जैसे ही देखो शुभाक्षर में क्या आएगा, ये र झ शुभाक्षर में तो जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक नहीं हो सकता है, नहीं समझ में आएगी पूरी तरह, हम डिटेल्स आ रहे हैं। तो अब आवश्यकता अनुसार दोष परिहार भी का विधान है। तो देखिए ये त ह ब स, और जैसे मैथ गणित में फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, इसी तरह ये छंद में भी फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। तो यदि ये समझ में नहीं रहेगा तो फिर आगे एक बार मतलब रट के तो ये समझ में आ जाएगा कि ये छंद है और ये वो है 24 मात्राएं और गण का होता है, लेकिन इसे समझ में नहीं आएगी पूरी तरह। कहीं से कोई दोहा दिया जाएगा समझ में नहीं आएगा। वार्णिक वृत्तों में वर्णों की व्यवहार और गणना की जाती है, तो वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं, तो इन्हें वर्णिक गण कहा जाता है। इनकी संख्या 8 है। इनका विवरण निम्न तरह दिया जाता है। तो यगन, तो देखिए ये किस तरह है, देखिए गण का नाम है यगन, यगन मगन। तो ये किस प्रकार बनाया है, इसका भी सूत्र है। और ये देखिए कैसे मात्रा है, तो संकेत में
ये तो यगन यगन है, और ये मंगन है, तो ये देखिए कैसे है। तो ये सूत्र का उदाहरण ये है। ये क्या या माता है, तो ये है या माता राज सलगा, ये है या माता राजभान सलगा। हेलो। फिर देखिए कुछ त्रुटियां आ गई थी। तो देखिए ये सूत्र के को हम देख चुके थे, तो किस तरह से ये बताया गया था। तो ये 3 3 का लेते हैं, और फिर अब देखिए कि ये है, यहाँ समझाया गया है। तो ये गण का नाम होता है, यगन मगन तगन रगन, और ये जगन भगन और नगन सगन, तो ये भी 3 ही लिया जाता है। तो ये नाम है, ये भी याद करना होता है। और यश सार्थक उदाहरण क्या है, यश या माता का यशोदा, और मायावी तालाब, रमजी जैस भारत, भानस का भाट, और नसल का नगर, और सलगा का सल। तो इस प्रकार है। अभी इन गणों के का रूप जानने के लिए हम ये सूत्र लगाते हैं। तो फिर देखते हैं, इन गणों को जानने के लिए हम ये सूत्र लगाते हैं। गणना का नाम उसकी मात्रा की संख्या इस सूत्र के आधार पर सरलता से ज्ञात हो जाती है। तो यथा प्रारंभ में 8 गणों के नाम से उनकी मात्राओं को जानने के लिए प्रत्येक गण वर्ण आगे वाले 2 वर्ण लिखकर उसके लघु गुरु क्रम के मात्राओं को जाना जा सकता है। जैसे कि गण में ये माता, तो ये माताएं हैं एस वाली, तो यह है। और छंद के प्रकार हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले इसको आप बार बार समझ लेंगे, फिर आगे हम बताएंगे, आगे और ध्यान से समझाएंगे। फिर पहले ये आप बार बार देख लेना, एक बार खुद से देख लेना, फिर आगे के क्लास में और भी बताएंगे कि विस्तार से क्या है। तो ये देखिए छंद, छंद का यति है, यति कैसे होता है और गति कैसे होता है, वर्ण की मात्राएं। ये देखिए लघु लघु ये होगा, ये ऐसे। तो आगे के क्लास में हम करेंगे। तो इतनी ये मतलब एक से साथ हम ज्यादा बता देंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले यहाँ तक का बार बार 1 2 बार देखकर समझ लीजिएगा, फिर आगे समझ में आएगा। तो ये तालिका है, सूत्र, ये तालिका याद करना है, और इसमें ये सूत्र को जमाना है, जैसे हमने इसमें बताया है पेजों में। तो ऐसे करके आप भी